हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सीए अनुज सिंह तोमर आपके सामने हाजिर हूँ। सीए फाउंडेशन जीएनजी सीरीज डे 3। हाँ जी मेरे बच्चे, आज हमारा डे 3 और आज हम करने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। यस मेरे बच्चे, सर हमने कर लिया था क्या? बीआरएस खत्म, रेक्टिफिकेशन खत्म, आज करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। सर क्या आज खत्म हो जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज? द आंसर इज ना ना ना, आज नहीं होगा। बड़ा टॉपिक है, ऑफ कोर्स 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। आज हम कोशिश करेंगे ट्रेड बिल की कहानी खत्म करने की और फिर अगले सेशन में करेंगे अकोमोडेशन बिल। यस मेरे बच्चों, अकोमोडेशन पे एक सेपरेट क्लास लूंगा। दिक्कत है ना आपको? हाँ जी, मैं खत्म कर दूंगा आपके अकोमोडेशन से दिक्कत। बट आज हम करेंगे ट्रेड बिल और बातें करेंगे खूब सारी इसके बारे में और कुछ क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा। टाइम देखते हैं कितना लगता है। कोशिश करेंगे बहुत ज्यादा लंबी वीडियो ना हो, बट ये हो कि कोशिश करके जल्दी से जल्दी हम अपने टॉपिक को खत्म करके फिर कवर करेंगे। ठीक है, हम बहुत काफी टाइम में कॉन्सेप्ट पे लगाने वाला हूं। जनरल एंट्री की प्रैक्टिस अच्छी खासी करने वाले हैं। चैप्टर हमारा जनरल एंट्री पे, तो आराम से सुनना, एंट्रीज को आराम से रिवाइज करना और फिर बढ़िया से एक क्वेश्चन उठाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम का, और उसे निपटाएंगे। क्लियर है? चलो जी लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं मेरे बच्चों। हाँ जी, तो शुरुआत करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के बेसिक कॉन्सेप्ट से। देखो अपन सीधी बात करूं तो इस चैप्टर का जो लेना देना है वो लॉ से है। सर लॉ में हमारे कानून है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081। बोलो हाँ या ना? हाँ जी सर है। उस कानून में हम 3 चीजों के बारे में बात करते हैं। देखो मेरे बच्चे, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो मेरा फोकस ज्यादा से ज्यादा आप पे ये रहेगा कि आप मेन बातें पढ़ो, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबी क्लास चली जाएगी। पहले काम की बात सुनते हैं। 3 बातें हैं हमारे कानून के अंदर। एक है बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, एक है प्रोमिसरी नोट और एक है चेक। सर चेक की कहानी हम बीआरएस में पढ़ते हैं, जो पढ़ चुके हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट की कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं स्पेशली बोल दूं कि मैं आपको जो अभी स्टार्टिंग से लेके एंड तक डिस्कशन करने वाला हूं, वो ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन बिल ऑफ एक्सचेंज पे होगा। प्रोमिसरी नोट पे लास्ट में एक डिफरेंस पढ़ लेंगे कि भैया क्या डिफरेंस है, क्योंकि ऐसा नहीं मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट दोनों की अकाउंटिंग मेरे बच्चे सेम होती है। इसका मतलब है जो मैं एंट्री सिखाने वाला हूं बिल ऑफ एक्सचेंज में, वही एंट्री होने वाली है प्रोमिसरी नोट पे। तो दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम अभी प्रॉपर अकाउंटिंग सीख रहे हैं, फिर बाद में डिफरेंस देख लेंगे कि क्या डिफरेंस है। तो बिना देरी के साथ शुरू करता हूं बिल ऑफ एक्सचेंज की छोटी सी कहानी। अब मैं शुरुआत करूं तो मैं एक कहानी में समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लो मेरा ये कौन है, मिस्टर ए, टे टे टे, बड़ी सी स्माइल, 4 बाल खड़े, ये लो मिस्टर ए। और ये है मिस्टर बी। बोलो हाँ या ना? ये लो जी, बाल उड़े हुए परेशान आत्मा, मिस्टर बी। मैंने इसको सामान बेचा, गुड्स सोल्ड करे। बोलो हाँ या ना? अब गुड्स सोल्ड करे 1 लाख रुपए के। मैंने कहा सर जी पैसा दे दो हमारा अभी के अभी। इसने बोला अभी तो नहीं है। मैंने कहा मतलब? कह रहा ले लेना, कहीं जा थोड़ी ना रहा हूं, 3 महीने बाद दे दूंगा। 3 महीने बाद, दैट इज उधार पे दे दो। बोलो हाँ या ना? अब मैंने कहा चलो भाई, हम तो सामान बेचते हैं, कैश में बेचें या उधार में बेचें। मैंने सामान दिया और पैसा आएगा, आ गया या आएगा? आएगा। कब? 3 महीने बाद मेरे बच्चे। अब जैसे ही मैंने सामान बेचा और पैसा आने वाला है 3 महीने बाद, मैं चुपचाप से यहां बैठा हूं मिस्टर ए। मुझे रात में नींद नहीं आ रही, टेंशन हो रही है, चेहरा बार बार नजर आ रहा है। बताओ किसका? आपका। आपका क्यों आएगा? मिस्टर बी का आ रहा है। बताओ क्यों? टेंशन हो रही है कि भाई सामान भी गया और 3 महीने बाद अगर इसने पैसा नहीं दिया तो आप अकाउंटेंट जी तुरंत बोलोगे बैड डेब्ट की एंट्री पास कर दो। पर मेरा तो नुकसान, सामान भी गया, पैसा भी गया। क्या नाम? मिस्टर बी। भाई सीधी सी बात, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आप मुझे ये बताओ सर, क्या ये पैसा आप जो देने वाले हो, क्या आप मुझे ये रिटर्न में दे सकते हो? तो मैंने क्या करा, बस ऐसी मिर्च मसाले की तरह सुनना, ज्यादा अभी डिटेल में नहीं जा रहा मैं। सुनना, मैंने एक कागज के टुकड़े पे, मैंने मिस्टर ए मैं हूं, मैंने एक ड्रॉ किया है, एक कागज का टुकड़ा, जिस पे लिख दिया कि आज की डेट, मान लो आज की डेट क्या है सर? आज की डेट है, मान लो जो भी है 16 दिसंबर, जो भी है आपकी आज की डेट। मैंने कहा सर आज लिख दिया कि मिस्टर बी आपको, अब मुझे हैज टू पे, आपको पे करना पड़ेगा ₹1 लाख आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ। और मैंने कहा मिस्टर बी जी आप इस पे साइन कर दो।
अपना स्टैंप, अपनी एक्सेप्टेंस लगा दो और इस कागज के टुकड़े को मैं लीगली स्टैंप करा देता हूं, लीगली स्टैंप करा देता हूं कोर्ट से, नोटरी से। तो जैसे ही, अब एक बात बताओ ना, मैं आपके कागज के टुकड़े पे कुछ लिखवा लूं कि भैया आपके अकाउंट में जो भी जायदाद पड़ी है, आपके अकाउंट में जो भी 1 रुपए पड़ा है वो सब मेरा, तो और जबरदस्ती बिठा के यहाँ साइन करवा दूं, तो क्या वो मेरा हो जाएगा? नहीं सर, लॉ पढ़ते हो आप। सर लीगली स्टैंप करा दूं, कोर्ट में आपका परमिशन ले लूं कि भाई आप एक्सेप्ट कर दो, तो फिर ये डॉक्यूमेंट क्या बन जाता है हमारे लिए? अगर मैं अभी नॉर्मली बोलूं तो अपन इसे प्यार से बोल देते हैं, दिस इज बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी के लिए बस इतना, मैंने बहुत डिटेल में लॉ की लैंग्वेज में नहीं गया, मैंने एक मोटा मोटा आइडिया दिया कि सर हमने सामान बेचा है, दैट इज मैं हूं सेलर, मैंने सामने वाले को बेचा है, दैट इज बायर, लेकिन सामान कैश में बिका या उधार में? उधार में। अब मुझे टेंशन है कि भाई पैसा आएगा नहीं आएगा, तो मैंने ये बात रिटर्न में ले ली, लिखवा ली, और सामने वाले ने इसे एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई मैं दे दूंगा। और इस कागज के टुकड़े को अगर मैं लीगली स्टैंप करा लूं तो उस कागज के टुकड़े को हम प्यार से बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बोलो हाँ या ना? दैट मीन्स बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है राइटिंग में, जो अनकंडीशनल ऑर्डर है, मतलब बिना इफ एंड बट। सर जी मिस्टर ए कह रहा है बिना इफ एंड बट, अगर ऐसा हुआ वैसा हुआ नहीं, सीधा आपको ऑर्डर दे रहा हूं कि आप मुझे पे करोगे, जो आपने साइन किया है कि आप पे करोगे मुझे या मेरे द्वारा किसी पर्सन को, जिसको मैं बोल रहा हूं, एक सर्टेन अमाउंट, बोले तो 1 लाख रुपए, और एक सर्टेन पीरियड के बाद, एक सर्टेन पीरियड के बाद। बात समझ आ रही है? दैट मींस सिंपल समझो सर, मैंने क्या बोला कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो एक बंदे ने लिखा है सामने वाली पार्टी पे, सेलर ने लिखा है बायर पे, बायर ने उसे एक्सेप्ट किया है, और सर ये सर्टेन अमाउंट सर्टेन पीरियड के लिए बात खत्म। हाँ सर, आप पढ़ते हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये किसी पर्सन, मेरे पे नाम भी लिखा जा सकता है कि आप मुझे पे करोगे, या बियरर भी हो सकता है। बियरर मतलब 3 महीने बाद जिसके पास होगा, जो होल्डर होगा, वो पैसा लेगा, कोई टेंशन नहीं। पर हमें अभी लॉ में नहीं जाना, मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं एक बेसिक आइडिया मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज का मिल गया। बोलो हाँ या ना? पक्का? डन है जी, डन। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं सर जी कुछ बातें पढ़ लो, क्या क्या होना चाहिए कैरेक्टर टिक्स। अगेन मेरे काम की ज्यादा चीजें हैं नहीं अकाउंट्स में हमारे लिए। कह रहा राइटिंग में होना चाहिए, पक्की पक्की बात है। डेट होनी चाहिए, बिना डेट का नहीं बिल होना चाहिए। सर दूसरा, अनकंडीशनल होना चाहिए, ठीक है। एक ऑर्डर होना चाहिए, वो भी अनकंडीशनल, कि आप मुझे कुछ पैसा पे करोगे, क्लियर है, वो भी अनकंडीशनल होना चाहिए, क्लियर है। मनी जो होगा वो एक डिफाइंड पर्सन को या ऑर्डर ऑफ बियरर, मतलब या तो मुझे दिया जाएगा या मेरे ब्याह पे किसी को भी, जिसको भी दिया जाएगा, क्लियर है। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, बिना एक्सेप्टेंस, बिना साइन किए आपका ये डॉक्यूमेंट लीगली डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। प्रॉपरली लीगली स्टैम्प्ड होना चाहिए, और ऑफ कोर्स लीगल करेंसी में, इंडिया में लिखा गया है तो इंडियन करेंसी में होना चाहिए। बात समझ आ रही है? पर ये हमारे लिए लॉ के लिए या ट्रू एंड फॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। दोबारा बोलो बेटा, हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, जिसके हिसाब से 3 बातें पढ़नी है हमें, तीनों में से 2 बातें पढ़नी है, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। चेक की बात हम बीआरएस में पढ़ चुके हैं, प्रोमिसरी नोट भी अभी हटा दो क्योंकि अकाउंटिंग दोनों की सेम है। बिल ऑफ एक्सचेंज कब आता है? जब सामने वाली पार्टी उधार में सामान बेचती है, तो हम लिख देते हैं कि भाई आप मुझे पैसा दोगे, तो आप, ये बात मैं रिटर्न में लिख रहा हूं, आप एक्सेप्ट कर लो, क्लियर है, और उसे लीगली स्टैम्प करा दूं तो बिल ऑफ एक्सचेंज। अब जनरली 3 पार्टी होती है। कितनी पार्टी होती है? 3। मेरे बच्चे कौन कौन सी, फटाक से बताओ। एक होता है जो बिल लिखेगा, जैसे मेरे केस में अगर मैंने सामान बेचा, सेलर, तो मैं आप पे लिखूंगा कि भाई आप मुझे 1 लाख रुपए दोगे, तो मैं कौन हो गया? ड्रॉर। आपके जिसको लिखूंगा, आपके ऊपर बायर जी, हाँ जी हेलो इधर देखो, जिसके ऊपर लिखूंगा वो हो गया ड्रॉई, या इसे एक्सेप्टर भी बोलते हैं। और अल्टीमेट तीसरी पार्टी होती, 3 ही पार्टी है, ड्रॉर, ड्रॉई, और तीसरी पार्टी जिससे पैसा मिलेगा वो पेई। मतलब मैंने बिल लिखा मिस्टर ए, तो मैं कौन हो गया? ड्रॉर। आप पे लिखा मिस्टर बी, आप कौन हो गए? ड्रॉई। और अगर आप मुझे ही पैसा दे रहे हो तो मैं ही पे हूं, या मेरे ब्याह पे मैंने बोला सर जी मिस्टर सी को दे दो, मेरे डेटर क्रेडिटर को दे दो, वट एवर, जिसको भी दे दो, तो वो जो पर्सन जिसको पैसा मिलेगा वो कौन हो गया? पे। तो पार्टी कितनी है मेरे बच्चे? 3। जल्दी बोलो कौन कौन। सर जो बिल लिख रहा है, जो बिल लिख रहा है ड्रॉर, जो बिल लिखेगा, क्लियर है। ड्रॉई जिसको एक्सेप्ट करना है या जिस पे लिखा जाएगा, पे जिसको अल्टीमेट पैसा पे किया जाएगा, क्लियर है। ड्रॉर और पे सेम हो सकता है, मान लो अगर मैंने ही बिल लिखा और आपसे बोला मुझे ही पैसा देना है, तो सेम हो सकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
ठीक है सर, यहां तक कुछ बेसिक बिल ऑफ एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट हुए। अब आ जाओ सर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, पहले यहां आओ। सर होता ही है कि जब आप कोई बिल लिखते हो, मान लो आपने कहा मैंने बिल लिखा, है ना, आपने यहां से बिल लिखा, इधर देखो मैं यहां जगह थोड़ी सी बच गई, यहां पे मैं कह रहा हूं मान लो आज की डेट फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं 16 दिसंबर है 2025, ये मेरी आज डेट है, मैंने आज बिल लिखा, दिस इज डेट ऑफ बिल। अब पॉइंट ये है, आपने बोला कि भाई मैं पैसा दे दूंगा, मैंने कहा कब दोगे, आपने बोला 2 महीने बाद। कितने महीने बाद, 2 महीने बाद। तो मैंने कहा सर जी ठीक है, 2 महीने का बिल लिख देते हैं। तो 2 महीने का जब बिल लिखेंगे तो एक डेट तो होगी लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, कि भैया आप मुझे इतनी तारीख तक पेमेंट कर दोगे। उस पेमेंट डेट को हम बोलते हैं ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट। थोड़ा डिफरेंस होता है, मैं भी बता दूंगा, पर अभी मान के चलो जब तक आपने टाइम मांगा मैंने बिल लिख दिया, तो वो बिल जिस दिन एक्सपायर होगा, खत्म होगा, जिस दिन लास्ट डेट है, वो बिल बोली जाएगी ड्यू डेट या मैच्योरिटी। तो मेरे केस में जैसे मैंने आज बिल लिखा 16 तारीख, तो लगाओ 2 महीने कब होंगे, 16 से सीधा मंथ करो, दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, तो जो आपकी 16 फरवरी डेट आएगी एग्जैक्ट 2 महीने बाद, इससे जनरली हम बोलते हैं सर दिस इज ड्यू डेट। क्या बोलते हैं, ड्यू डेट। पर इसमें फर्क क्या होता है सर, इसमें आप ऐड कर देते हो, लॉ बोलता है कि सर आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा, ग्रेस पीरियड मिलेगा। 2 महीने आपने मांगे थे, मैंने कहा हाँ जी ड्रॉय जी आपने 2 महीने मांगे थे, आपने कहा हाँ, मैंने कहा 3 दिन और लो, 3 दिन और दिए एक्स्ट्रा वर्किंग डेज। आप लॉ में पढ़ोगे, मैं दोबारा कर रहा हूं। तो 16 तारीख तो हमारी ड्यू डेट है जो आपने मांगी, 3 दिन और ऐड कर दो, तो 19 फरवरी इज माय मैच्योरिटी डेट। क्या बोलेंगे इसे, मैच्योरिटी डेट, कि भैया अब बस इससे ज्यादा एक दिन एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो कई लोगों को लगता है ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट एक ही है, इंस्टीट्यूट भी एक ही फॉलो कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है। पर आप मान के चलो कि अपन मैच्योरिटी डेट लिखे या ड्यू डेट लिखे, अपन वैसे यही डेट मानेंगे कि ग्रेस पीरियड ऐड करके ही बोलेंगे। चाहे क्वेश्चन में ड्यू डेट लिखा हो या मैच्योरिटी डेट लिखा हो, आप ऑलवेज दोनों को एक मान के नॉर्मली 19 ही बोलोगे, इसे ड्यू डेट नहीं बोलोगे, आप कहोगे यही मैच्योरिटी डेट है यही ड्यू डेट है, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट दोनों को एक साथ लेके चल रहा है। क्लियर है, ठीक है। बट इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली बात, सबसे पहली बात देखो, अगर कहता है सर अब ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट कैसे कैसे है। पॉइंट 1 कि अगर बिल सर सीधा सीधा किसी एक स्पेसिफिक डेट पे लिख दिया गया, मंथ बंदी आपने बोला 15 जनवरी को पे कर दूंगा, तो मैंने सीधी डेट लिख दी कि आप मुझे पे करोगे 15 जनवरी, बस वही 15 जनवरी इज अ ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट, बात खत्म। ठीक है। अगर बिल लिखा गया है नंबर ऑफ मंथ्स में, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया, तो आपका जिस दिन डेट ऑफ बिल होगा, इसे मैं यहां से पेन चेंज करता हूं, जिस दिन डेट ऑफ बिल होगा, जो भी डेट ऑफ बिल होगा, उसमें आप जो भी मंथ्स होंगे एग्जैक्ट मंथ्स वो ऐड करोगे, प्लस 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड करोगे, तो जो भी डेज आएंगे दिस इज मैच्योरिटी डेट। ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए भी क्वेश्चंस करेंगे, वैसे नॉर्मली आप मान लो कोई भी एग्जांपल डेट मान लो मैंने कहा 10 अप्रैल हमारी बिल डेट है, 10 अप्रैल, और 3 महीने का बिल लिखा, 3 महीने का बिल लिखा प्लस 3 दिन, प्लस 3 दिन, तो आप बोलोगे 10 अप्रैल से सीधा महीना एक्सीड करो, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, अप्रैल से मई जून जुलाई, तो 10 जुलाई हमारी हो गई ड्यू डेट नॉर्मली, 10 जुलाई उसमें 3 दिन और ऐड करो, तो 13 जुलाई आपकी जो एज पर द हमारे इंस्टीट्यूट ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट बोली जाएगी, मतलब इस दिन से पहले ऐसा पे हो जाना चाहिए। ठीक है, पक्का। बट एक छोटा सा पॉइंट है, डन है जी डन है, पर इसमें एक पॉइंट है, मान लो आपका कोई दिन ऐसा आ जाता है जो मंथ में दिन है ही नहीं है, मतलब सर मान लो मैंने कहा मैंने 31 दिसंबर को 31 दिसंबर को एक बिल लिखा, डेट ऑफ बिल, ठीक है जी, और वो बिल था 2 महीने का, पीरियड कितने का है, 2 महीने का, तो आप मुझे बताओगे इसकी ड्यू डेट क्या होगी फटाक से, और फिर ग्रेस पीरियड के बाद मैच्योरिटी डेट क्या होगी। नॉर्मली आप बोलोगे 31 दिसंबर में 2 महीने ऐड करूं, और फिर जो भी दिन आएंगे उसमें 3 दिन और ऐड कर देना, तो वही ड्यू डेट हो गई या वही मैच्योरिटी डेट हो गई। मैंने कहा ठीक है, पर अब जैसे ही 31 दिसंबर में 2 महीने ऐड करोगे, तो दिसंबर से जनवरी,
जनवरी से फरवरी, तो इसका मतलब ये आया 31 फरवरी। ओ माय गॉड, प्लस 3 दिन, प्लस 3 दिन। तो मेरे लाल जल्दी बोलो, क्या 31 फरवरी, क्या 31 फरवरी, अगर ये नहीं दिख रहा है मैं इसे जूम कर देता हूं, चलो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्या 31 फरवरी इज माय डेट हो सकती है? नहीं सर, ऐसा कौन सा साल आ गया? तो फिर क्या करेंगे, तो फिर कहेंगे कि अगर उस मंथ में वो डेट नहीं है तो उस मंथ की जो भी लास्ट डेट है वही हमारी डेट मानी जाएगी, आप आगे नहीं बढ़ोगे। मतलब दैट मींस 31 फेब नहीं है, 28 फरवरी है या 29 फरवरी, वट एवर द केस। तो अगर 28 फरवरी है तो 28 फेब प्लस 3 दिन, तो ऐड करके हो जाएगी 3 मार्च। 3 मार्च मतलब ग्रेस पीरियड से महीना बढ़ सकता है, पर आपके अगर मंथ में डेज नहीं है तो भाई भूल जाओ डेज को, आप आगे बढ़ जाओ। मतलब दैट इज सॉरी, लास्ट डेट जो भी मंथ की है उसी दिन आपको मान लो बात खत्म, उसमें 3 दिन और ऐड कर दो, हो जाएगा। क्लियर है? तो पहला केस, सर अगर कोई स्पेसिफिक डेट है वही हमारी मैच्योरिटी डेट आ गई, मंथ है तो सीधा सीधा मंथ बढ़ा दो, पर याद रखना मंथ में अगर वो डेट नहीं है तो मंथ का लास्ट डे ही हमारी डेट मानी जाएगी और फिर 3 दिन ऐड करे जाएंगे। अगर डेज में दिया हुआ है, मंथ में नहीं दिया, फॉर एग्जाम्पल उसने बोला आज डेट है 15 नवंबर 2025 और 90 दिन का बिल लिखा है, कितने दिन का? 90 दिन का। तो फिर कैसे काउंट होगा बेटा? एक एक दिन काउंटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन जिस दिन बिल लिखा है वो डेट, जिस दिन बिल है वो एक्सक्लूड करो। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे, आराम से देखना, आप क्या बोलोगे? आप कहोगे काम करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन सिखाता हूं मैं, ठीक है? कैसे करेंगे आप, ध्यान देना। तो आप कहोगे, मान लो जैसे इस वाले केस को कर रहा हूं, 30 कितना था सॉरी, इसका 15 नवंबर, और इसमें 90 डेज वैसे नॉर्मली ऐड करने, फिर आएगी ड्यू डेट और फिर 3 दिन ग्रेस डे ऐड करने, तो हमारी निकल के आएगी मैच्योरिटी डेट। अब कैसे निकालेंगे? 93 डेज ऐड करने टोटल सीधा मिला के। कैसे करेंगे सर? क्या सीधा नवंबर से 3 महीने बढ़ा दें? 90 दिन मतलब 3 महीने? नहीं सर, महीने दिखाए तो महीना बढ़ा दो, पर डेज दिखाए तो एक एक दिन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मेरे लाल। अब सर वो कैसे होगी? वो सिंपल है, देखो मेरे बच्चे ट्रिक समझो। नवंबर में टोटल होते हैं 30 दिन, बोलो हाँ है ना? हाँ सर। 30 में से 15 हटा दो, जिस दिन बिल लिखा है उतने दिन हटा दो, तो आप बताओ कितने दिन बचे? 15। ऐसे ही आप बताओ दिसंबर के कितने दिन हो गए? 31। जनवरी के कितने हो गए? 31, बोलो हाँ है ना? तो ऑलमोस्ट देखो आप 90 के करीब पहुंचने वाले हो, 3 3 6 और 7, दैट इज 77 डेज, बोलो हाँ है ना? 31 जनवरी तक 71 डेज हो, 77। अब कितने दिन और बचे हैं? तो सर अब बचे हैं मुश्किल से मुश्किल 13 दिन। तो 13 फेब हमारी ड्यू डेट है, उसमें 3 दिन और ऐड कर दो ग्रेस पीरियड के, तो 16 फेब हमारी जो आएगी, दिस इज मैच्योरिटी डेट। मतलब सर जब भी आपका डेज में कैलकुलेशन आए तो आप उस महीने में से जितने डेट ऑफ बिल है वहां तक के दिन हटा दो, बाकी दिन को एक एक कैलकुलेट करो, अपने आप मैच्योरिटी डेट आ जाएगी। डन है जी, डन। तो अगर स्पेसिफिक डेट है तो वही मैच्योरिटी डेट हो गई, अगर मंथ में दिया है तो सीधा महीना बढ़ा दो, पर याद रखना महीने में अगर वो डेट नहीं है तो लास्ट डे ऑफ द मंथ आ जाएगा। अगर डेज में कैलकुलेशन दी है तो आपको एक एक दिन कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर मेरे बच्चे जिस दिन आपने बिल लिखा है उस दिन को आप कंसीडर नहीं करोगे, उस दिन तक हटाकर बाकी महीने के दिन काउंट किए जाएंगे। ये तो नॉर्मल जिंदगी थी। अब चलते हैं मिनटॉस जिंदगी पे। मिनटॉस बोले तो सर क्वेश्चन कई बार ऐसा हो सकता है या रियल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि आपने कोई दिन कोई बिल लिखा और उस बिल में जब पीरियड ऐड करोगे तो आपके सामने जो मैच्योरिटी डेट आई वो गलती से इन दोनों में से किसी दिन पे हो सकती है। कौन कौन सा? या तो कोई नेशनल हॉलिडे या पब्लिक हॉलिडे, मतलब 3 ही याद रखने हैं आपको, 3 ही हमारे नेशनल हॉलिडे, 26 जनवरी, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर। दोबारा बोलो, 26 जनवरी, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर। अगर इन तीनों में से कोई भी दिन आपकी ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट आ गई है, अभी क्वेश्चन करा दूंगा, मैच्योरिटी डेट आ गई है, तो सर ये बताओ ये जो छुट्टियां हैं नेशनल हॉलीडे, क्या ये अनप्लैंड है या प्लैंड है? क्या मुझे एकदम पता चला अरे 26 जनवरी आ गई, ओहो, या मुझे एकदम पता चला अरे 15 अगस्त? नहीं सर, मुझे पहले से पता है। तो मेरा लॉ कहता है कि सर आपको एक दिन पहले पैसा देना पड़ेगा। सर लॉ कहता है, अकाउंट से लॉ पे आ गए,
हो जाता है बच्चे, चलते हैं ना अभी लॉ के साथ ही। सर एक दिन पहले आपको पैसा इंतजाम करना पड़ेगा, मतलब मैच्योरिटी डेट एक वर्किंग डे पहले खिसक के पीछे आ जाएगी, मतलब एक दिन पहले इंतजाम एडवांस में करके चलोगे, ठीक है। लेकिन सर कोई इमरजेंसी हॉलीडे हो गया, जैसे कि सर जिससे पैसा लेना था वही चल बसा, ओहो हो, अब उससे वहां जगा के पूछोगे कि अबे पैसा देना था अभी कैसे चला गया तू, नहीं सर अब तो चला गया। या फिर सर कुछ ऐसा बैंक की स्ट्राइक हो गई, हड़ताल हो गई, भारत बंद हो गया, कोई कुछ लॉकडाउन हो गया, कोई भी कुछ रीजन हो गया, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की डेथ हुई तो फिर उसके नेक्स्ट डे एकदम इमरजेंसी हॉलीडे रख दिया गया। तो अगर ऐसा कोई प्लान हुआ है तो विच इज नॉट अर्लियर कि भैया हमें पहले से पता नहीं, पता हमें, तो फिर क्या करेंगे मेरे बच्चे, एक दिन बाद, सिंपल। अगर कोई पब्लिक हॉलीडे या नेशनल हॉलीडे है तो आप एक दिन पहले, क्योंकि ये प्लान्ड होगा, तो आपको एक दिन प्रीसीडिंग, एक दिन पहले आपको ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट मानी जाएगी। और कोई इमरजेंसी हो गया जिसके बारे में पहले नहीं पता था, तो एक दिन नेक्स्ट फॉलोइंग डे आपकी मैच्योरिटी डेट मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने बोला कि सर जी हमने 12 जून को बिल लिखा था, 12 जून 2025 को हमारा डेट ऑफ बिल था, 2 महीने का बिल था, 2 महीने का बिल था। निकालो इसकी जरा मैच्योरिटी डेट, तो आप बोलोगे डेट ऑफ बिल कितनी थी, 12 जून, पीरियड कितना है, 2 महीने, 3 दिन मिलेंगे मौज काटने के, ग्रेस पीरियड, बोलो हाँ है ना, काश हमें भी अकाउंट्स में कहीं ना कहीं ग्रेस मिल जाए, हमारी भी जिंदगी मौज में आ जाए, सीए वाले इंस्टीट्यूट भी ग्रेस में दे दे। सर जी आ गया हो, 12 जून से एग्जैक्ट 2 महीने लगाओ, जुलाई और अगस्त, 12 जून से जुलाई और देन अगस्त, तो 12 अगस्त प्लस 3 दिन, तो प्लस 3 दिन ऐड करो, दिस इज 15 अगस्त इज माई मैच्योरिटी। और सर ये तो नेशनल हॉलीडे है, ये तो पब्लिक हॉलीडे है। अब जब नेशनल हॉलीडे या पब्लिक हॉलीडे है तो आपको एक दिन पहले 14 अगस्त को आपको पैसा देना पड़ेगा, दैट इज वो आपकी मैच्योरिटी डेट मानी जाएगी, प्रोवाइडेड इस दिन कोई छुट्टी वुट्टी ना हो। मान लो इस दिन कोई इमरजेंसी हॉलीडे हो जाता है तो फिर आप ऑफ कोर्स आगे जाओगे, मतलब 16। ठीक है जी, तो ये हमारा मैच्योरिटी डेट का कॉन्सेप्ट था। क्या क्या पढ़ लिया हमने, दोबारा देखो। सर हमने पढ़ लिया कि बिल का मतलब क्या होता है, एक बेसिक आइडिया ले लिया, डिटेल में तो नहीं करा मैंने। क्या क्या फीचर्स होते हैं, 3 पार्टी हैं, ड्रॉ, ड्रॉई, पे। और जब हम बिल लिखेंगे तो एक बिल की मैच्योरिटी डेट आएगी जो हमारी लास्ट डे होगी बिल को पे करने की। वो 3-4 कॉन्सेप्ट है उसमें, अगर स्पेसिफाई है कोई दिक्कत नहीं है, मंथ में सीधा मंथ बढ़ा दो, डेज में एक एक दिन कैलकुलेट कर लो। मैच्योरिटी डेट पे अगर कोई पब्लिक हॉलीडे आ गया एक दिन पहले खींच के आ जाओ, इमरजेंसी आ गया एक दिन बाद कर लो। ठीक है सर, अब एक और बात सुनो, बेसिक में एक और बात। सर 3 तरीके का बिल होता है, 3 तरीके के बिल होते हैं सर, एग्जाम में ट्रू फॉल्स आ सकता है। 3 तरीके के बिल होते हैं, एक होता है बिल आफ्टर डेट, एक होता है बिल आफ्टर साइट, और एक होता है बिल एट साइट। क्या मतलब है सर इनका, ध्यान सुनना। आपने बोला कि अगर आपकी बिल आफ्टर डेट है तो इसकी कैलकुलेशन देखो सर, समझो। मान लो एक मिस्टर ए है जिसने एक बिल ड्रॉ किया, 15 दिसंबर 2025, आज डन है जी, कर दिया, डन है, ठीक है। बच्चे ये डेट हो सकता है जिस दिन क्लास अपलोड हो रही हो उससे पहले हो, क्योंकि मैं थोड़ा प्रायर रिकॉर्ड करके चल रहा हूं, है ना, ताकि देखो बेटा हेल्थ वेल्थ मेरी भी है, ठीक है, मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा पहले शूट कर रहा हूं। तो अगर आपको ये लगे कि सर पुराना है, पुराना नहीं है, 1-2 दिन पहले शूट कर रहे हैं हम लोग क्लासेस को, क्योंकि रीजन इज सर आपको किसी भी एट एनी कॉस्ट आपके एग्जाम में एक दिन भी डिले ना हो, ठीक है, तो आप सुनते रहना, ठीक है। तो बिल लिखा मैंने 15 दिसंबर को। अब पॉइंट ये है कि सर मान लो ये मिस्टर बी ने बी पे लिखा, मिस्टर ए ने किस पे लिखा, बी पे लिखा। अब बी यहां नहीं बैठा, मुंबई बैठा है, तो साइन भी तो कराना पड़ेगा, लिख तो दिया आज आपने, बिल की डेट क्या है आज, उस पर डेट लिखी है आज, पर मैंने कहा ये बिल मैंने कोरियर से भेजा और जो बी को मिला और उसने साइन किया, तो साइन की जो डेट है वो है 18 दिसंबर को बिल एक्चुअली साइन हुआ है, बिल है 2 महीने का, बिल कितने महीने का, 2 महीने का। अब नाउ क्वेश्चन इज कि ये 2 महीने जो अभी आपने निकाला ना मैच्योरिटी डेट, उस मैच्योरिटी डेट की जो 2 महीने का जो पीरियड कैलकुलेट होगा वो किस दिन से कैलकुलेट होगा, जिस दिन बिल लिखा गया है उस दिन से,
या जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ है उस दिन से। तो अगर मेरे बच्चे ये बिल आफ्टर डेट है, आफ्टर डेट मतलब डेट ऑफ बिल के बाद, तो इसकी कैलकुलेशन जो शुरू होगी वो स्टार्ट होगी मेरे बच्चे, स्टार्ट होगी फ्रॉम कहां से, डेट ऑफ बिल। कहां से, डेट ऑफ बिल, कि मतलब जिस दिन बिल लिखा गया है उस दिन से। ओके जी, ओके। और अगर ये बिल आफ्टर साइट है, साइट मतलब लव एट साइट, मतलब नजरों में नजरें, क्या, जिस दिन बिल मिला, दैट इज बिल की जो कैलकुलेशन शुरू होगी, तो ये कैलकुलेशन शुरू होगी, कैलकुलेशन वो स्टार्ट होगी, स्टार्ट होगी, वो होगी फ्रॉम डेट ऑफ बिल, नहीं, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ। ओके, तो पहले इन दोनों में समझ आया। अगर आफ्टर साइट है तो जिस दिन नजर आया उस दिन के बाद, अगर डेट है तो जिस दिन बिल लिखा है उसके बाद। ठीक है, अभी बिल एट साइट भूल जाओ। सर जी यहाँ पे ग्रेस पीरियड यहां भी मिलेगा, ग्रेस पीरियड यहां अलाउ, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, अलाउ, यहां भी ग्रेस पीरियड अलाउ, ग्रेस पीरियड अलाउ। ठीक है सर, ग्रेस पीरियड अलाउ, डन है जी, डन, क्लियर है। लेकिन जब इसकी बात करते हैं तो ये आफ्टर नहीं है, एट है। अब इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब ये है कि कैलकुलेशन जो स्टार्ट होगी, कैलकुलेशन जो स्टार्ट होगी वो तो होगी डेट ऑफ बिल से। ओ माय गॉड, जिस दिन बिल लिखा था, बोले तो मेरे केस में 15 से, बोलो हाँ है ना। पर ये एट साइट बोले तो जैसे ही मैंने देखा, मैं आपको दिखा बिल लिखने के बाद, जिस दिन आप मुझे दिखोगे मैं कभी भी आपसे पैसा मांग सकता हूं, ऑन डिमांड है। इसका मतलब है आप मुझे 3 दिन का टाइम नहीं मांगोगे, दैट इज ग्रेस पीरियड, नॉट नॉट अलाउ। ओ माय गॉड, मतलब इसमें आपको ग्रेस पीरियड नहीं दिया जाता। होप सो आपको तीनों बिल में डिफरेंस बढ़िया से समझ आ गया होगा। बिल आफ्टर डेट मतलब शुरू 15 से हुआ है, जरा कैलकुलेट करो, 15 दिसंबर से 2 महीने, तो 15 दिसंबर से 2 महीने कैलकुलेट करो, तो दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, और 3 दिन मिलेंगे ग्रेस पीरियड, तो यहां होगा 18 फरवरी 2026। बोलो हाँ या ना जी। यहां पे शुरू होगी 18 से, भाई डेट ऑफ साइट का मतलब, आफ्टर साइट का मतलब क्या है, जिस दिन नजर आया, तो नजर कब आया, 18, तो 18 दिसंबर से 18 जनवरी, जनवरी से फरवरी, और उसमें 3 दिन ऐड करो, तो 21 फरवरी। ओ 21 फरवरी 2026, वेरी वेरी गुड। और अब आ जाओ बिल एट साइड, इसका मतलब शुरू तो जिस दिन लिखा है उसी दिन से होगा, दैट इज कौन सा, 15, लेकिन 2 महीने ऐड करोगे, जनवरी फरवरी, 3 दिन नहीं सर, तो ये 15 फरवरी को ही इसकी मैच्योरिटी डेट आ जाएगी। होप सो आपको तीनों में बढ़िया से डिफरेंस समझ आ गए होंगे। दिस इज माय फर्स्ट कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो यहां से हमने बिल की मैच्योरिटी डेट निकालनी सीख ली बढ़िया से। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ना बोले, ऑलवेज आप मानोगे कि आपका बिल आफ्टर डेट है, मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है, जिस दिन बिल लिखा है वहां से कैलकुलेट करना है, और उसमें ग्रेस पीरियड अलाउ करना है। ठीक है सर, खत्म हो गई कॉन्सेप्ट बातें। ये तो हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज का बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब आते हैं अकाउंटिंग पे। मेरे बच्चे आराम से देखो, अब अकाउंटिंग पे मैंने करा है आपके साथ जबरदस्त काम। सर सारी एंट्री रिवाइज कराने वाला हूं मैं आज, सारी एंट्री रिवाइज करने वाले हैं। क्वेश्चन का टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं है, अगले सेशन में कर लेंगे, ऐसी भी कोई बड़ी बारी नहीं है। सर अगर आप बिल लिख रहे हो तो बेटा पहले थोड़ी मेरी बात सुनो, ठीक है, मेरी बात सुनो। मैं एक काम करता हूं, एक चीज देता हूं, ये लो, मैं कुछ लाया। ओहो क्या है सर, ये कुछ भी हो, क्या लेना थे, मैं आपको विजुलाइज कराऊं। मैं आपका आज तो उड़ जाता है ये, ठीक है, मैं आपको विजुलाइज कराऊंगा, और विजुलाइज के साथ में हम ये सीखेंगे कि बिल की एंट्रीज क्या है। आराम से सुनना और फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है सर, देखो बिल दो तरीके के होते हैं, एक तो वो पढ़ लिया हमने तीन, एक नॉर्मली बिल क्यों लिखे जाते हैं उसके रीजन है दो। एक होता है ट्रेड बिल, आपने मेरे साथ बिजनेस में ट्रांजेक्शन करी है, जो मैंने आज सिखाया, सामान बेचा था, आपने मुझे पैसा देना था, आपने नहीं दिया, मैंने बिल लिख दिया, दिस इज व्यापार बिल, ट्रेड बिल। एक बाद में जाके आएगा भाईचारे वाला बिल, व्यापार व्यापार कुछ नहीं कर रहे, ना आपको सामान बेचा ना आपसे सामान खरीदा, बस बिल लिख दिया,
पैसे की, फाइनेंशियल नीड की वजह से, जिसको एकदम बाद में करेंगे। अभी ट्रेड बिल की कहानी शुरू करते हैं। अब इसकी एंट्री क्या होगी? देखो, मैं अभी जो आपको फोकस करूंगा वो आप मेरे साथ बिल्कुल बैठ जाओ शांति से और आराम से सीखो। आप हो बायर और मैं हूं सेलर। मैं अपना काम करूंगा और आप अपना काम करो। अगर आपका काम ज्यादा इजी है, बताओ क्यों? क्योंकि जो मैं करूंगा उसका जस्ट उल्टा आपको सोचना है। भाई, मैं सेल करूंगा, आप परचेज करोगे। मैं बिल लिखूंगा तो आप बिल एक्सेप्ट करोगे। अब एंट्री बनाएंगे और सीखेंगे। हाँ सर, बिल्कुल मजा आएगा, मजा आएगा। मान लो मैंने ये पेन आपको बेचा। ओह सर जी, बताओ। मैंने पेन बेचा, मैं सेलर, और मैं ही बिल लिखूंगा तो मैं ड्रॉर भी बोलूंगा अपने को, सेलर भी बोलूंगा। आप बायर हो और आप ड्रॉई भी हो। ठीक है, अभी पे वे कोई और अगर इंडोर्स विंडोर से छोड़ दो, अभी नॉर्मल एंट्री सीखते हैं। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी? जब हम सामान बेचेंगे, व्हेन गुड्स सोल्ड। अब जब गुड्स बेचेंगे तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, बेसिक एंट्री होगी। सामान, मेरे फील करो बेटा, सामान जाएगा और पैसा आपसे लेना है। तो मैं बोलूंगा जो भी आपका नाम है, ड्रॉई है तो ड्रॉई, वैसे मैं ड्रॉई लिखता हूं, बाकी ए है बी है जो भी नाम है, तो मैं लिखूंगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट। ड्रॉई जी, आपसे पैसा लेना है और मैंने सामान बेचा है टू सेल अकाउंट। नरेशन में नहीं लिख रहा, वरना बीइंग गुड्स सोल्ड भी लिख सकते हैं। मान लो वो कह रहा है लिस्ट प्राइस है 1 लाख का, लेकिन हमने बेचा था एट द रेट ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो भाई याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट आपका हमेशा, और यहां डिस्काउंट होने का मतलब ही ट्रेड डिस्काउंट है, क्योंकि बिल तो क्रेडिट में ही लिखा जाएगा ना। अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो काय का बिल? याद आ रहा है बेटा, शुरुआती क्रेडिट से हुई है, इसका मतलब कैश डिस्काउंट तो हो ही नहीं सकता। अगर क्वेश्चन कह रहा है डिस्काउंट है तो वो ट्रेड डिस्काउंट है। तो 1 लाख, और आप बताओ ट्रेड डिस्काउंट क्यों देते हैं? बल्क में खरीदने पे। और बेटा ये हम अकाउंट्स में शो करते हैं? नहीं। तो 1 लाख में 20% लेस करो, वैल्यू आई 80,000 से। आप कहोगे पैसा लेना है और सामान गया। फ्लो सीखो, पैसा ड्रॉई से लेना है और सामान गया। आप क्या करोगे? जरा बोलो मन मन में मेरे साथ एंट्री बोलो, करो तभी मजा आएगा। क्या एंट्री होगी? सर सामान आया परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, और आपको पैसा देना है टू ड्रॉर अकाउंट 80,000 और 80,000। बस मेरे बच्चे, बस खत्म। पहली एंट्री जब भी सामान बेचेंगे ये एंट्री होने वाली। ठीक है जी। दूसरी एंट्री, आपसे मैंने बोला पैसा दोगे। अगर मान लो आपने पैसा दिया होता कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, और आप पे कर रहे होते तो ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू कैश, पर आपने कहा नहीं सरकार मालिक, हेलो जी, हाँ जी। मैंने कहा हाँ मेरे बच्चे। कह रहा सर हमसे बिल ले लो, 2 महीने बाद ले लेना, और अगर आपको हम पे विश्वास नहीं है तो एक काम करो, ये बिल लिख दो। मैंने कहा ओहो हो, डन, डन है जी, डन। मैंने कहा बिल लिख देते हैं। अब याद रखना, जब बिल लिखोगे तो बिल लिखने की कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि बिल लिखने से कोई ऑब्लिगेशन नहीं आएगी जब तक आप मेरे मालिक आप साइन नहीं कर दोगे। डन है सर, डन डन डन। इसका मतलब बिल लिखने की कोई एंट्री नहीं है, पर जिस दिन आप बिल एक्सेप्ट करोगे तो बिल जाएगा, फील करो, और आप जब जा रहा होगा तब कोई एंट्री नहीं है। पर जिस दिन आपने कहा लो भाई साइन करा और आपने बिल मुझे दिया, फील करो, आपसे बिल आया, एक्सेप्ट होके साइन होके बिल आया, तो मैं कहूंगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ओहो हो सर, रिसीवेबल क्यों? क्योंकि पैसा आने वाला है। टू, आपका जो डेबिट करके बैठा था पैसा आएगा, आएगा, खत्म। ड्रॉर जी आपका अकाउंट खत्म, सॉरी ड्रॉई जी आपका अकाउंट खत्म, खत्म। इतने से 80,000 का बिल आ गया, और 80,000 जो ड्रॉई को डेबिट करके बैठा था, अब ड्रॉई से नहीं लेना, आ तो गया ये बिल, अब इसके बदले पैसा आएगा। आप क्या करोगे? आप फील करो, आपने बिल दिया तो आप बोलोगे ड्रॉर जी आ जाओ। आपने जो लाइबिलिटी क्रेडिट करी थी अब वो खत्म, लाइबिलिटी आती है तो क्रेडिट, जाती है तो डेबिट। तो ड्रॉई, ड्रॉर अकाउंट डेबिट, आप कहोगे ड्रॉई जी, मिस्टर बी जी, ए अकाउंट डेबिट टू, बिल ले जाओ, टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट 80,000 और 80,000। डन है जी, डन। बोलो, क्वेश्चन कराएंगे बाधा, बाकी एंट्री मैंने यहां से कर ली करी। ठीक है सर, अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये बिल कितने महीने का? सर 2 महीने का। ठीक है, अब 2 महीने का बिल है सर, 2 महीने का बिल है। अब इस 2 महीने के बिल का मैं क्या करूं? मेरी बात सुनो, आप छोड़ दो अपनी कैलकुलेशन, मैं क्या करूं?
मेरे पास 4 ऑप्शन, ओहो जिंदगी जहां। कह रहा 4 ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1, आपको मैं आपका बिल अपने सीने से लगा के रखता हूं, है मेरे बच्चे का बिल, और 2 महीने इंतजार करता हूं आंखों से आंखें डाल के कि भैया बच्चा आएगा, बिल लेगा और मुझे पैसा देगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। बिल रिटेन, संभाल के रखेंगे टिल मैच्योरिटी, मरते दम तक। ओके जी, तो फिर बीच में कुछ नहीं होना, सीधा मैच्योरिटी आएगी और मानते हैं पैसा आ रहा है, अभी कोई डिसऑनर वगैरह नहीं। मैच्योरिटी आएगी, मैं आपका गेट बजाऊंगा, नॉक नॉक, आप बोलोगे कौन? मैंने कहा ये बिल याद है, कह रहे हाँ सर याद है। मैंने कहा अपना बिल लो और पैसा दो, बिल लो और पैसा दो। तो एंट्री क्या होगी? पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, और आपका जो बिल था वो बिल आपके पास जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल। आप बताओ जरा फटाक से, आप क्या करोगे? आप कहोगे सर जी हमारा बिल वापस ले लो। मैंने कहा लो भाई लो, पकड़ो बिल, बिल्स पेबल। तो आपके पास बिल आएगा, आपका बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और आपने जेब से निकाल के लो पैसा टू कैश अकाउंट। वेरी गुड मेरे बच्चे, वेरी गुड। 80,000 80,000 से खत्म। ऑप्शन नंबर 1 डन, डन है जी, डन है, डन। ऑप्शन नंबर 2 वापस करते हैं। आपको सामान बेचा था, बिल लिखा था, आपने बिल एक्सेप्ट करके दिया था। अब इस बिल को 2 महीने वेट कर सकता हूं मैं, पर मुझे पैसे आज ही चाहिए। तो मेरे पास एक बैंक है, वो मुझे क्या बोल रही है कि सर ये लीगल डॉक्यूमेंट है। मैंने कहा, कह रहा तो आप क्यों रख के बैठे हो? मैंने कहा मतलब? कह रहा ये बिल हमें दे दो। मैंने कहा उससे क्या हो जाएगा? कह रहा ये आप हमें दे दो और हम आपको अभी के अभी पैसा दे देंगे। मैंने कहा ओ, कह रहे पर ये बताओ ये पैसा कब मिलने वाला चाहिए नॉर्मली? मैंने कहा 2 महीने बाद। बैंक कह रही है आज ही देंगे। तो पूरा देंगे या थोड़ा कम देंगे? मैंने कहा मतलब? कह रहा जल्दी देंगे ना। मैंने कहा तो थोड़ा डिस्काउंट लग जाएगा, थोड़ा सा पैसा काट के मिलेगा। मैंने कहा यार मतलब 2 ऑप्शन है, या तो संभाल के रखो पूरा पैसा मिलेगा 80,000, बोलो हाँ है ना, या आज ही बैंक से डिस्काउंट करा लूं जिसमें बैंक थोड़ा सा मिनिमम चार्जेस काट लेगी। कोई बात नहीं। तो सर जी मैंने कहा डन। अब होगा क्या, ये बिल अब मेरे पास या बैंक के पास? फील करो, मैंने बैंक को दिया और बैंक से पैसा आया, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। मान लो अभी मैं कहता हूं 500 रुपए काट लिए उन्होंने, तो बैंक से आया 79,500, बोलो हाँ है ना। 500 रुपए कम आया, नुकसान, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल नुकसान डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, चार्जेस अकाउंट डेबिट 500। टू जो बिल था बेटा, ये वाला बिल देखो ना, केस नंबर 1 अलग है, केस नंबर 2 अलग है, हर केस सेपरेट है। तो पहले बिल पड़ा था, अगर मैं संभाल के रखूंगा तो पूरा पैसा आएगा, अगर वो बिल बैंक को दिया तो बिल जाएगा और पैसा आएगा, लेकिन किससे आएगा? बैंक से आएगा, बैंक से। तो बिल गया 80,000 का और पैसा आया 79,500, 500 रुपए का डिस्काउंट चार्जेस। सर जी आप क्या करोगे? जरा ड्रॉई जी आप बताओ। आप कुछ नहीं, आप कहोगे सर ऐसा है 2 महीने से पहले शकल मत दिखाना, 2 महीने बाद जो आना है आ जाना, 2 महीने से पहले नो 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 एंट्री। सर कोई एंट्री नहीं होने वाली। अच्छा मतलब आपको लेना देना नहीं है, मैच्योरिटी आएगी 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 आएगी। सर 2 महीने तो बीतेंगे, अब बताओ बिल मेरे पास है? नहीं। बिल किसके पास है? बैंक। और आप ही के पास है, हाथ में पकड़े तो अरे फील करो ना नालायक। लो बिल मेरे पास है? नहीं है। किसके पास है? बैंक के पास। तो पैसा मुझे मिलेगा? नहीं, मुझे तो मिल चुका। इससे कैसे मिला सर? बैंक से। तो इसका मतलब मेरे को क्या मिलेगा? नील बटा सन्नाटा, नो एंट्री। मैं कहूंगा भाई मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा मैच्योरिटी पे, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पहले पैसा मिल चुका है। तो इस बार पैसा लेने कौन पहुंचेगा? मेरे ब्याह पे मेरी बैंक। ओके, और सेम बैंक वही करेगी ड्रॉई जी, आप वही करोगे। आप कहोगे भाई कोई भी आए, होल्डर ऑफ द बिल, इंडोर्समेंट हो, कुछ भी हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जो आना है आए, बिल दो पैसा लो, बात खत्म। सेम एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश भी लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो, ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है। और आप पूरा 80,000 उठा के पे कर दोगे, 80,000 उठा के पे कर दो। डन है जी, डन। तो 2 केस मैंने समझा दिए बेटा। 3 एंट्री पहली,
आपने गुड्स बेचा तो फिर आपने ड्रॉ करा तो कोई एंट्री नहीं, एक्सेप्टेड की आपको बिल आ गया। बाकी 2 केस हैं, आप संभाल के भी रख सकते हो, डिस्काउंट भी कर सकते हो। अभी 2 केस और हैं, पहले आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी आपको डीसी ऐप में ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, पीडीएफ मिल जाएगी। सर 2 केस और हैं। क्या हैं सर 2 केस? सर पहला केस था हमने संभाल के रखा, दूसरा केस था हमने बैंक को दे दिया डिस्काउंट, तीसरा केस है मान लो मिस्टर बी जी आपको मैंने सामान बेचा था, आपसे पैसा आना था, आपने पैसा दिया नहीं, आपने बिल दे दिया। अब मेरे को भी पैसा किसी को देना है मिस्टर सी को, मेरा भी तो क्रेडिटर है। आपने कहा तो मैं क्या करूं? अब वो क्रेडिटर रोज मुझे फोन कर रहा है, भाई पैसा कब दोगे? मैंने कहा जब इधर से आ जाएगा ये मालिक जी दे देंगे पैसा, इसके बदले मैं आपको पकड़ा दूंगा। कह रहा भाई साहब आप पे विश्वास नहीं हो रहा। मेरा क्रेडिटर मुझे कह रहा है, कह रहा आप बिल लिखो। मैंने कहा एक काम करो मत लिखवाओ, मेरे पे बिल मत लिखो, आप ये बिल ले लो मेरा वाला। आपको मेरे पे विश्वास नहीं है ना, आप मुझ पे बिल लोगे, फिर आप मुझे एक काम करो, ये बिल आप मुझसे ले लो और डायरेक्टली 2 महीने बाद मेरे ब्याह पे इससे ले लेना, बात खत्म। दिस इज बिल इंडोर्स टू क्रेडिटर। सेम बात बेटा होगा क्या? बिल जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल, और क्या कम होंगे? क्रेडिटर्स। क्या कम हो जाएंगे? इस बार पैसा नहीं आएगा, अपनी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। अगर इस एंट्री में कोई डिफरेंस आता है, मान लो बिल है 80,000 का और आपके क्रेडिटर है 85,000 की, और आपने फुल एंड फाइनल कर दिया तो डिस्काउंट आ जाएगा। मतलब 80,000 निपटा दिया 85,000 में, समझो ना, 85,000 देने थे और आपने कहा क्रेडिटर जी 80 पकड़ो और अब मत मांगना हमसे, फुल एंड फाइनल, तो 5,000 का फायदा टू डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। तो जो भी डिफरेंस आएगा वो डिस्काउंट में कर सकते हैं। बाकी आपने बोला दैट इज एंट्री, बिल गया और लाइबिलिटी खत्म। उधर आपका ड्रॉई क्या करेगा? कहेगा भाई साहब 2 महीने से पहले नजर मत आना, नो 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 नो, नो एंट्री। मैच्योरिटी होगी, अब मैं जल्दी थोड़ी स्पीड पकड़ता हूं, मैच्योरिटी होगी, पैसा आपको मिलेगा, हाँ जी मुझे मिलेगा या मेरे क्रेडिटर को? मेरे क्रेडिटर को। तो मैं क्या करूंगा? नील बटा सन्नाटा, नो एंट्री। और आप क्या कहोगे? आप कहोगे कोई भी आए क्या लेना देना, बिल दे भाई, बिल दे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। अब फील करो आप ड्रॉई जी हर केस में एक ही एंट्री मार रहे हो, बिल्स पेबल टू कैश। ये ऑप्शन मेरे पास है, आपके पास नहीं है। अच्छा, लास्ट ऑप्शन बेटा, बैंक हमें फैसिलिटी देती है, कहती है भाई देख पैसा पूरा ही चाहिए तो कोई बात नहीं ले लियो, हम आपको फैसिलिटी देते हैं, आपके इतनी सारी ट्रांजैक्शन, आप इतने सारे बिल लिखते हो, आप मैच्योरिटी पे भूल जाते हो किससे क्या पैसा लेना है। एक काम करो, आप ये बिल हमें भेज दो, हम अपने आप, पहले नहीं, टाइम पे, मैच्योरिटी पे, आपके ब्याह पे आपके लोगों के पास जाएंगे, आपके ड्रॉई के पास जाएंगे और पैसा कलेक्ट करके आपके अकाउंट में डाल देंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। दैट मींस फिर से मैं बिल दे दूंगा, बिल तो जाएगा, पर क्या इस बार पैसा आएगा? क्या इस बार पैसा आएगा? नहीं, इस बार एक राइट आएगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, कलेक्शन अकाउंट डेबिट। क्लियर है? 80,000 का मान के चलो बिल है, तो बिल 80,000 का तो आपने, आपके पास नहीं, बैंक के पास चला गया, पर इस बार बैंक पैसा नहीं देगी, एक राइट देगी कि आपके ब्याह पे पैसा ले लेंगे। जब फ्यूचर में मैच्योरिटी पे हाँ जी पैसा आएगा, ऑफ कोर्स मुझे डायरेक्टली नहीं आएगा, पर मेरी बैंक को आएगा, और बैंक इस बार अपने पास नहीं रखेगी, मुझे मेरे अकाउंट में डालेगी, तो पैसा लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। सर ये काम बैंक इसके बदले कोई चार्जेस नहीं लेगी? बेटा नॉर्मली हमारे क्वेश्चन में नहीं होता, हम मानते हैं बैंक हमें एक्स्ट्रा फ्री फैसिलिटी दे रही है, हम अच्छे कस्टमर हैं इसलिए। लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोला कि हाँ आपने बैंक चार्जेस लिए हैं, तो वो बैंक चार्जेस यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे, उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट से कम हो जाएगा। ठीक है, बाकी ड्रॉई क्या करेगा? 2 महीने से पहले नजर मत आ जाना और 2 महीने बाद सीधी एंट्री, बिल दे दो हमारा और पैसा ले लो हमसे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लो भाई लो, चारों मेथड की नॉर्मल एंट्री खत्म। क्लियर है? इससे बेस्ट तरीके से मैं आपको रिवाइज नहीं करा सकता था सारी बिल ऑफ एक्सचेंज की नॉर्मल केस की एंट्री। अभी तो बहुत कहानी बाकी है, आगे आ जाओ। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है मेरे बच्चे, कर दो, और प्लीज यहीं पर एक बार वीडियो को पॉज करके एक प्यारी सी कमेंट लिख दो कि सर क्या ये टॉपिक आपको बढ़िया से क्लियर हुआ, क्या मेरी जो जो बातें हैं वो समझ आ रही, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो लाइक ठोक दो, कमेंट कर दो बढ़िया से। चलो
अब आ जाओ क्वेश्चन। सर क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन अभी नहीं बेटा, अभी तो सीए वाले लेवल पे है, तो थोड़ा सा अभी एडवांस जाएंगे, इंसॉल्वेंसी के बाद क्वेश्चन उठाएंगे। पहले टॉपिक उठाते हैं, एक और टॉपिक है बिल रिटायर अंडर रिबेट। ये क्या होता है? सिंपल है, छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से समझना। मान लो मैंने एक बिल लिखा, आज बिल लिखा 15 नवंबर, मिस्टर ए ने बिल लिखा मिस्टर बी पे, मिस्टर ए ड्रॉर है और बिल लिखा गया मिस्टर बी पे ड्रॉई। बिल था 3 महीने का, पीरियड था 3 महीने का, अमाउंट था मान लो 1 लाख रुपए। तो बताओ अगर 3 महीने का बिल था तो इसका मतलब 3 महीने जो खत्म होते हैं वो नवंबर से खत्म होंगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी। 15 फरवरी प्लस 3 दिन, 15 फरवरी प्लस 3 दिन, 18 फरवरी 2026। सर ये हमारी मैच्योरिटी डेट हो गई। जी हाँ सर बिल्कुल, इस दिन हम इंतजार करेंगे पैसा आएगा आएगा आएगा। पर क्या सर ऐसा नहीं हो सकता कि मिस्टर बी ड्रॉई टाइम से पहले आ जाए? फॉर एग्जाम्पल मैंने बिल संभाल के रखा है, स्पेशली यहां रखना कि बिल मैंने अपने पास ही रखा है, बिल रिटेन है, रिटेन है टिल मैच्योरिटी, कहीं किसी को नहीं दिया, कोई डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं, अपने पास ही बिल रखा था। और मिस्टर बी आया, कह रहा भाई साहब हमने 3 महीने मांगे थे। मैंने कहा हाँ जी दी मांगे थे। कह रहा आज क्या डेट है? मैंने कहा क्या डेट है? कह रहा आज है 18 जनवरी। मैंने कहा अच्छा तो क्या करने आए हो? अभी तो 2 महीने ही बीते हैं, अभी तो 2 महीने ही बीते हैं। कह रहा आज ही पैसा ले लो, लेना चाहोगे पैसा? ये लक्ष्मी को कौन मना करता है? आन दो, आन दो मतलब दैट इज वो टाइम से पहले, बिफोर ड्यू डेट या बिफोर मैच्योरिटी ऑप्शन चाहता है, चाहता है टू पे, टू रिटायर दी बिल, टू रिटायर दी बिल। मतलब सर अगर आप मैच्योरिटी से पहले उस बिल की पेमेंट करना चाहते हो तो इसे बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट। लेकिन ये बताओ सर हम भी कॉमर्स के, आप भी कॉमर्स के, बी भी कॉमर्स का, फ्री में काम कर देगा? कह रहा है सर देखो 3 महीने बाद पैसा मिलना था, मतलब अभी 2 महीने बीते हैं। मैंने कहा कह रहा 1 महीने बाकी है। मैंने कहा बिल्कुल जी। कह रहा अगर 1 महीने बाद दूंगा तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, नो डाउट, लेकिन मैं दे रहा हूं 1 महीने पहले। मैंने कहा तो? कह रहा कुछ डिस्काउंट मिलेगा। मैंने काय बात का डिस्काउंट? कह रहा सर देखो ना सिंपल, आपको नहीं दूंगा, बैंक में रखूंगा पैसा, ब्याज मिलेगा, कॉमर्स वाला बंदा हूं, तो आपको पैसा दे रहा हूं, ब्याज मारा जा रहा है, आप ब्याज कमा लेना मेरे ब्याज पे, उतना डिस्काउंट दे दो। मैंने कहा चल भाई ले डिस्काउंट। उस डिस्काउंट को हम नाम देंगे रीबेट। क्यों? क्योंकि सर जी रीबेट मतलब अननोन डिस्काउंट। डिस्काउंट जनरली तब यूज करते हैं जब पहले से पता होता है। अब ये तो बाद में पता चला ना, अगर पहले से ही पता होता तो 2 महीने का ही बिल लिखता ना, 3 महीने का लिखता ही क्यों? ठीक है, तो यहां पर अगर सामने वाले ने डिस्काउंट बोला तो उसे बोलते हैं बिल की रिटायरमेंट हो गई है अंडर अ डिस्काउंट, बोले तो रीबेट। अब करना क्या है? कॉन्सेप्ट तो इतना सही है, एंट्री सुन लो, अरे रे रे रे, एंट्री सुन लो। ये रहा ड्रॉर, मान लो मिस्टर ए, ये हो गया ड्रॉई, ये हो गया मिस्टर बी। ठीक है बेटा, जब आपने सामान बेचा था तो आपने नॉर्मल एंट्री करी होगी सेल की, परचेज की, मैं नहीं रिपीट कर रहा, पिछला वाला सेम टॉपिक। फिर आपने बिल ड्रॉ किया होगा, बेटा नो एंट्री, नो 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 एंट्री। फिर आपने बिल एक्सेप्ट किया होगा, इसका बीआर अकाउंट डेबिट हुआ होगा, सेम एंट्री, वैसे तो मैं दोबारा लिखना भी नहीं चाहिए, टू ड्रॉई, बोलो हाँ है ना, और उसने करा होगा ड्रॉर अकाउंट डेबिट, टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल। अब एक्स्ट्रा क्या है? ये तो पहले था, ये तो पुराना काम, पुराना, पुराना ओल्ड है ये। अब बिल रिटायर हो गया, बिल रिटायर तो मतलब बिफोर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी से पहले ये बिल रिटायर हुआ है, तो उस केस में क्या होगा? आप कहोगे पैसा आएगा, वेरी गुड, पर क्या पूरा आएगा? नहीं, दैट इज रीबेट, अलाउ अकाउंट डेबिट। ओके जी, और ये बिल जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। 1 लाख का बिल गया। अब मान लो क्वेश्चन आपको रीबेट अमाउंट में नहीं देगा, परसेंटेज देगा इंटरेस्ट रेट की। तो मान लो क्वेश्चन ने दिया 12% का रेट,
तो 1 लाख पे 12% का जो इंटरेस्ट रेट है, बोले तो डिस्काउंट रेट है, वो पर एनम होगा। तो बेटा पर एनम तो पूरे साल का हो गया ना, पर क्या उसने 3 महीने पहले दिया था, पूरे साल पहले दिया था, या 1 महीने पहले? जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें कितने महीने पहले दिया? 1 महीने। तो आप बोलोगे भाई 1 महीने का ले ले डिस्काउंट, जा जी ले अपनी जिंदगी, 12 से 12, 12 से 12, 1,000 का डिस्काउंट, 99,000 अकाउंट में, बात खत्म। इधर पैसा आएगा, इधर बोलो ले भाई पकड़ अपना बिल्स पेबल अकाउंट, 1 लाख का, ला भाई पैसा दे टू कैश। वो कहेगा कितना देना है, मैंने कहा भाई कितना देगा, कह रहा 99,000, मैंने कहा जा टू रिबेट रिसीव्ड, उसके लिए इनकम, तो इनकम क्रेडिट हो गई, और हमारे लिए खर्चा, तो हमारे लिए खर्चा डेबिट हो गया। तो ये हमारी मेन एंट्री है जो आपको बिल रिटायर में याद रखनी चाहिए। खत्म। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिल रिटायर्ड। ठीक है, कर लेना छोटा सा, अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, उसमें है क्वेश्चन रिबेट का भी। डन है जी। तो इतना कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर हमने नॉर्मल टाइम पर पैसा आया है तो भी करा दिया मैंने, टाइम से पहले पैसा आया तो भी हो गया। अब अगर पैसा नहीं आया, हो 3 केस होंगे ना। आपको बिल लिखा मैंने 2 महीने का, आपने 2 महीने बाद या तो पैसा दे दिया, या उससे पहले दे दिया, या उस दिन तक दिया ही नहीं, मतलब दैट इज लेट दोगे। तो भाई नहीं दोगे तो उसे बोलेंगे डिसऑनर। क्या बोलेंगे? डिसऑनर। आ जाओ जी। अब डिसऑनर क्या है? डिसऑनर मतलब सर मैं आया था बड़ी उम्मीदों से 2 महीने बाद, ओहो, मैंने कहा सर जी पैसा दे दो प्लीज। आपने कहा सर, ऐसे जेब में हाथ डाले, काश में दिखा पाता, और ऐसे निकाल के कह रहा नहीं है सर, नहीं है। आपने पैसा देने से मना कर दिया, दैट इज बिल डिसऑनर हो गया। ठीक है, डिटेल में पूरी एक क्लास लगाता हूं, बट अभी के लिए आप इतना समझो, डिसऑनर होगा तो एवं ही डिसऑनर नहीं हो जाएगा सर, बस आपने बोल दिया और डिसऑनर नहीं। हमें नोटरी पब्लिक से नोटरी स्टैंप करानी पड़ेगी कि भाई ये बिल का ड्रॉई फेल हो गया है पे करने के लिए। क्लियर है? तो मुझे एज अ ड्रॉर, जो होल्डर होगा, ड्रॉर बोलूं या मैं बोलूं होल्डर ऑफ द बिल, अगर बिल मेरे पास है, देखो ना 4 ऑप्शन है, या तो बिल मेरे पास होगा, कहां गया बिल, बिल कहां गया, हाँ ये रहा, या तो बिल मेरे पास है, तो मुझे नोटरी पब्लिक, ज्यादा वो जैसे आपने देखे होंगे कोर्ट के बाहर कुछ लोग बैठते हैं, टाइपराइटर मशीन, दीज आर नोटरी पब्लिक। तो वो क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने बोला सर सिंपल सी बात है कि आपका ये बिल है, ठीक है, अब ये बिल आपने बोला कि ये बिल सामने वाला नहीं दे रहा, तो आपकी बात नहीं सुनेगा कोर्ट। कोर्ट कहेगा जाओ उन बाहर जो बैठे हैं ना, वो है ना, उनको लेके जाओ, उन लॉन्डो को लेके जाओ साथ में, और लेके जाके इस बिल की स्टैंप लगवा के लाओ कि ये बिल का सामने वाला जो आप ड्रॉई है ना वो नहीं पे कर रहा। तो वो जो है वो नोटरी पब्लिक जो है वो इस काम का थोड़ा पैसा ले लेंगे, नोटिंग चार्जेस। ठीक है, तो अगर बिल मेरे पास है रिटेन, तो मुझे ये पैसा देना पड़ेगा। अगर बैंक को दे दिया था मैंने तो ऑफ कोर्स ये प्रूव बैंक करेगी, बैंक की लाइबिलिटी, मतलब बैंक को नुकसान, मतलब बैंक को जिम्मेदारी है तो बैंक पे करेगा। अगर मैंने एक क्रेडिटर को दिया तो क्रेडिटर पे करेगा। अगर मैंने बिल सेंड फॉर कलेक्शन बैंक को फिर दिया था तो बैंक ही करेगी। मतलब सिंपल सी बात है, ये जो प्रूव करने की जिम्मेदारी है कि बिल डिसऑनर हो गया, इस प्रूव करने की जिम्मेदारी उस पर है जिसके पास ये बिल है। और ये प्रूफ कैसे होगा? नोटरी वाले जब इस पे स्टैंप लगा देंगे कि भैया ये नहीं मिल रहा पैसा, और वो कब लगाएंगे? जब उनको नोटिंग चार्जेस मिलेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, भले ही 500 रुपए की नोटिंग चार्जेस मैंने पे करी हो, चाहे मैंने पे करी हो, मेरे ब्याह में मेरी बैंक ने पे करी हो, मेरे क्रेडिटर ने पे करी हो, लेकिन अल्टीमेट वसूलूंगा सर आपसे, अल्टीमेट वसूलूंगा आपसे। लाइबिलिटी तो आप ही की है, आपसे पैसा वसूला जाएगा। अगर ये 1 लाख का बिल है तो 1,05,00,000 आपसे वसूलूंगा मैं। क्लियर है? कॉन्सेप्ट यही है। एंट्री आ जाओ। सर अगर बिल हमारे पास था तो मैच्योरिटी पे हमें पता चला कि भाई पहला केस नंबर 1, अगर बिल हमारे पास था, पहले ड्रॉई पे फोकस करना, ड्रॉर पे फोकस करना, ड्रॉई छोड़ देना। ठीक है, मैंने कहा अगर मैच्योरिटी पे मेरे पास था तो सर जी मुझे पैसा आना चाहिए था। अगर आता तो क्या एंट्री करता, याद करो, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल। और पैसा आया नहीं तो मैं बोलूंगा ड्रॉई जी पैसा निकालो। ड्रॉई को डेबिट करूंगा कि आपकी वजह से पैसा नहीं आया, आप पैसा निकालो। और मेरे पास से क्या गया? टू बिल्स रिसीवेबल। बोलो हाँ है ना। और अगर बिल मेरे पास है तो मेरी जेब से
टू कैश, नोटिंग चार्जेस नहीं लिखूंगा, पैसा गया 1,00,000 का बिल मान लो, 500 रुपए का नोटिंग चार्जेस, 1,05,000 रुपए आपसे वसूलूंगा। बोलो पहले बताओ, इतनी बात समझ आई है? नहीं आई बात समझ? अगर बिल मेरे पास था और मैच्योरिटी पे आपने पैसा नहीं दिया तो मैं बोलूंगा भाई बिल पकड़ अपना, 500 रुपए का खर्चा भी हुआ, वो भी हो गया, और मुझे आपसे टोटल मिला के इतना पैसा चाहिए। आप क्या करोगे? आप कहोगे सर जी लाओ बिल दे दो हमारा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, कितना? 1,00,000। बोलो हाँ है ना, 1,00,000 का आपके पास बिल आ गया। आप पेमेंट करते ना टू कैश, अभी तो नहीं। आप बोलोगे ये बिल सूना सूना नहीं आया है, साथ में नोटिंग चार्जेस का खर्चा लेके आया है। बेटा खर्चा आप रिकॉर्ड करोगे, मैं तो पे करूंगा, बस उस पैसे की वसूली आपसे करूंगा, तो 500 रुपए आपके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा और आपको टोटल मिला के मुझे पैसा देना होगा टू ड्रॉर। कितना? 1,05,000। पहले बताओ ये बात समझ आई या नहीं आई? बोलो। मेरे पास से आपसे पैसा लेने का अधिकार आया, बिल गया, कैश गया 500 रुपए, आपके पास बिल आया, साथ में नोटिंग चार्जेस का खर्चा आया, और दोनों मिला के आपको इतना देना है। अब चाहे कोई भी केस हो जाए सर, आप यही एंट्री करोगे, आप यही करोगे। जैसे कि देखो, अगर बिल मेरे पास नहीं है, बैंक के पास है, तो मैं कहूंगा भाई देखो बैंक इस लफड़े में नहीं पड़ेगी। भाई मेरी और आपकी लड़ाई में बैंक कहेगी भाई देखो मैं पैसा लेने पहुंची थी, इस बंदे ने नहीं दिया पैसा, बैंक कहेगी हमें लेना देना नहीं है, बैंक मेरे पास आएगी और मेरे अकाउंट से पैसा माइनस। पता है कितना माइनस? 1,00,000 तो माइनस करेगी करेगी, प्लस 500 रुपए जो बैंक का खर्चा हो गया, कहेगी भाई साहब आपसे वसूल, मुझसे वसूलेगी और मैं अल्टीमेट आपसे वसूलूंगा। तो होगा क्या? मैं कहूंगा ड्रॉय जी आपकी वजह से मुझे, आपकी वजह से आपसे मुझे पैसा लेना है, क्यों? क्योंकि मेरे अकाउंट से पैसा गया। कितना? 1,05,000। ओ सर 1,00,000 का बिल 500 रुपए बैंक को प्रूव करने में खर्चा हुआ, तो बैंक मुझसे 1,05,000 वसूलेगी और मैं 1,05,000। अगर बैंक के पास नहीं है, क्रेडिटर के पास है, सेम एंट्री मैं कहूंगा ड्रॉय जी डेबिट आपसे पैसा लेना है, क्यों? क्योंकि अब मुझे क्रेडिटर को देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? सर 1,00,000 तो पहले देना था, अभी देना पड़ेगा 1,05,000 क्योंकि उसकी वजह से बिल गया। ठीक है। अगर आपने बोला बिल सेंड फॉर कलेक्शन, मैं कहूंगा सर फिर से मुझे पैसा आपसे लेना है। कितना? 1,05,000। क्यों लेना है? क्योंकि एक तो मेरा राइट गया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन 1,00,000 का, और प्लस एक्स्ट्रा में मुझे बैंक को 500 रुपए देने पड़े एज अ नोटिंग चार्जेस। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो बेटा ध्यान से समझो, कोई भी केस हो, मैं अल्टीमेट ड्रॉई अकाउंट डेबिट होगा और जो मेरे पास है वो जाएगा। अगर बिल है तो बिल गया, बैंक से लिया था तो बैंक गया, क्रेडिटर को दिया था क्रेडिटर गया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन था तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन गया। पैसा अगर मैंने दिया है तो टू कैश, बैंक ने दिया है, क्रेडिटर ने दिया है तो टू क्रेडिटर बैंक, और अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन तो अलग से बैंक को 500 रुपए में दूंगा। क्लियर है? और आप तीनों ही केस में एक ही एंट्री मारोगे। क्या? आप कहोगे भाई मुझे लेना देना नहीं है, बिल किसके पास था, इसके पास था, क्रेडिटर बैंक वगैरह। आप सिंपल एक ही काम करोगे, तीनों केस में सेम, तीनों केस में सेम, तीनों केस में सेम। क्या? कि सर जी बिल दे दो, नोटिंग चार्जेस डेबिट, और अल्टीमेट आपको इन सब से लेना देना नहीं है क्योंकि क्रेडिटर को मैं निपटा दूंगा, मेरी बैंक ने पैसा मुझसे ले लिया है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन का भी पैसा मैं निकालूंगा, मुझे आपसे चाहिए, आपको मुझे देना है, बात खत्म, डन हो गया। डिसऑनर, इतना सा ही है डिसऑनर, इतना ही है डिसऑनर। अभी एक क्वेश्चन कर लेंगे, बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं बच्चे, लास्ट कॉन्सेप्ट पे हैं, मेन कॉन्सेप्ट पे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप, ठीक है। बाकी लास्ट कॉन्सेप्ट पे हैं हम लोग। सर जी कैंसल और रिन्यू ऑलमोस्ट लास्ट है, इसके बाद इंसॉल्वेंसी, वो तो छोटा सा है। कैंसल और रिन्यू क्या होता है? सर देखो डिसऑनर होता है कि आपने देने से मना कर दिया और मैंने कहा चल बेटा कोर्ट में मिलते हैं, चल भाई चल, तू भी देख, तू भी क्या याद करेगा, मिल कोर्ट में, नोटरी पब्लिक बुलाओ, स्टैम्प कराओ और बुलाओ इसे कोर्ट में। लीगल डॉक्यूमेंट था ना, कुछ तो वैल्यू रखनी चाहिए थी। पर पर एक कैंसलेशन प्रोविजन भी आप मेरे पास, मान लो आज बिल लिखा था, वही मान लेते हैं 15 दिसंबर का, 3 महीने का बिल था,
मैच्योरिटी डेट आने वाली थी, फॉर एग्जांपल दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च, 18 मार्च, 18 मार्च 2026 को इसकी मैच्योरिटी डेट थी। आप उससे पहले ही आ गए 1 मार्च को ही, और आपने मुझे अप्रोच करा हाथ जोड़ के, सर सर सर। मैंने कहा बोलो। कह रहा सर मैं कैसा बच्चा हूं? मैंने कहा जैसा भी है, नालायक है। कह रहा नहीं सर नालायक तो हूं, पर मैं अच्छा बच्चा बन सकता हूं। मैंने कहा हाँ, सब में उम्मीद होती है। कह रहा मुझे एक मौका दोगे? मैंने कहा मतलब? कह रहा वो एक बिल लिखा था। मैंने कहा हाँ। कह रहा वो मैं पे नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा कर दी नालायक वाली बात। कह रहा पर सर थोड़ा सा टाइम दे दो। मैंने कहा 3 महीने दिए थे। कह रहा थोड़ा और दे दो। मैंने कहा मतलब? कह रहा 2 महीने और। मैंने कहा नहीं नहीं 3 महीने दिए थे। कह रहा सर ब्याज ले लेना। मैंने कहा अच्छा मतलब? कह रहा 3 महीने आपने मुझे 1 लाख के पेमेंट करना था। मैंने कहा हाँ। तो कह रहा 1 लाख का हमने बिल लिखा था। मैंने कहा बिल्कुल जी बिल्कुल। कह रहा अब वो 1 लाख का बिल की पेमेंट आने वाली है। मैंने कहा हाँ। कह रहा मैं नहीं दे पाऊंगा, पक्का है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैंने कहा तो फिर मैं तेरे को कोर्ट में घसीटूंगा। कह रहा क्यों खामा नोटिंग पर चार्जेस वगैरह फलाना ढिकाना करवाते घूमोगे? मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि इस वाले बिल को कैंसिल कर दो। अच्छा, और इसकी जगह एक नया रिन्यू कर दो, न्यू बिल। ओ, और वो भी विद इंटरेस्ट और एक्स्ट्रा पीरियड, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा मुझे, और विद इंटरेस्ट मुझे बिल लिख दो। दिस इज द कॉन्सेप्ट, जहां पे हम पुराने बिल को कैंसिल करेंगे, नया बिल लिखेंगे, और जब कैंसिल करेंगे ना तो नोटिंग चार्जेस बच जाएगा। बताओ, नोटिंग चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट में प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है ना, हम खुद ही आपस में सेटलमेंट कर गए। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अब होगा क्या? बच्चा रट्टा लगाता है। अब बच्चा रट्टा लगाता है कि भैया सर क्या होगा? देखो नॉर्मली मैं बोलता हूं कैंसलेशन में क्या होगा। सर कैंसलेशन में 2 काम होंगे। सबसे पहले होगा कैंसल ऑफ बिल। आप पहले अपना ओरिजिनल बिल, जैसे लिखूं ओरिजिनल बिल, जो पुराना वाला बिल था वो कैंसिल करोगे, और फिर रिन्यूअल लिखोगे, रिन्यूअल ऑफ न्यू बिल, आप नया बिल लिखोगे। अब जब कैंसिल करोगे तो याद रखो, दिस इज सेम एज डिसऑनर। ये सेम एज डिसऑनर है, मतलब एक्सेप्ट नोटिंग चार्जेस नहीं होंगे इसमें, बस नोटिंग चार्जेस नहीं होंगे। उसके अलावा, क्योंकि नोटिंग चार्जेस क्यों नहीं? क्योंकि प्रूव नहीं करना ना, आप खुद ही मान रहे हो। ठीक है, तो नोटिंग चार्जेस के अलावा बाकी सब सेम। जैसे कि आपने बोला सर अगर ड्रॉर है, अगर ड्रॉर है तो क्या होगा, और अगर ड्रॉई है तो क्या होगा। देखना, जादू वाली एंट्री सिखाऊंगा, मैजिक एंट्री, मैजिक मैजिक। एक एंट्री में डिसऑनर कैंसिलेशन खत्म। अगर ड्रॉई है तो एक ही काम होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। आप कहोगे हमारा बिल पुराना वाला दे दो जिसे मैं फाड़ के फेंक दूं। मैंने कहा अच्छा, फॉर एग्जांपल 1 लाख का बिल। नोटिंग चार्जेस है नहीं, वरना होते तो यहां डेबिट हो जाते, कोई बड़ी बात नहीं है। टू टू मान लो ड्रॉई है, मिस्टर टू ड्रॉर, मिस्टर ए का नाम लिख दूंगा, 1 लाख रुपए देना है, बीइंग बिल कैंसल, बीइंग बिल कैंसल, बीइंग बिल कैंसल। ठीक है सर, कोई भी केस हो जाए, ड्रॉई टस से मस नहीं होगा, यही एंट्री पास करेगा। ठीक है, व्हाट अबाउट ड्रॉर मेरे बच्चे, व्हाट अबाउट ड्रॉर? ड्रॉर क्या कहेगा? कहेगा सर हर केस में ड्रॉई अकाउंट डेबिट, मैजिक एंट्री है मेरे बच्चे, ड्रॉई अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, नोटिंग चार्जेस है नहीं, तो बस 1 लाख रुपए चाहिए अभी ओरिजिनल बिल के नाम पे। ठीक है, अगर बिल है मेरे पास तो बीआर अकाउंट, अगर मैंने रिटेन करा था तो बीआर, बैंक को दिया था तो टू बैंक, क्रेडिटर को दिया था तो टू क्रेडिटर, और अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन था तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट। खत्म, 1 लाख, बस। दिस इज कैंसिलेशन एंट्री। कुछ भी हो जाए, जो है वो गया, और अल्टीमेट ड्रॉई से पैसा लेना है। ये कैंसिलेशन है, यही डिसऑनर है, बस इसमें नोटिंग चार्जेस अलग से ऐड कर देना, दैट्स इट। वाह सर वाह, मजा आया। बोलो, कैंसिलेशन क्लियर है? हाँ जी सर। क्वेश्चन करेंगे, अभी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बिना प्रैक्टिस के अगर मैं भेजूं तो ना जी ना। अब रिन्यूअल क्या होगा? वो 1 लाख खत्म। अब रिन्यूअल पे क्वेश्चन आपके साथ अलग अलग केस बना सकता है। जैसे मैं 3 केस जनरली फेमस डिस्कस कर लेता हूं, और भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, पर रट्टा लगाना मना है।
वो कहेगा हम फुल न्यू बिल लिख देंगे, फुल न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट है उसके साथ में पूरा नया बिल लिख दिया। या फिर ऐसा हो सकता है, मान लो कह दे 30,000 रिसीव हो गया कैश में, रिसीव्ड इन कैश मतलब पार्टली कैश में आ गया, एंड फॉर बैलेंस जो बाकी बचा न्यू बिल ड्रॉन, उसके लिए नया बिल लिख दिया, न्यू बिल ड्रॉन टुगेदर विद इंटरेस्ट, टुगेदर विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ में बाकी वाले अमाउंट पे नया बिल लिख दिया। या तीसरा आखिरी केस कहेगा इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश, कह रहा जो इंटरेस्ट है वो कैश में आ गया इमीडिएटली, अभी का भी ब्याज दे दे, और जो बैलेंस है मतलब जो बिल है बाकी न्यू बिल ड्रॉन, न्यू बिल ड्रॉन। इसका मतलब है 3 केस मेरे सामने फेमस मुझे नजर आते हैं, या तो पूरा का पूरा नया बिल लिख दिया विद इंटरेस्ट, या कुछ पैसा लेके बाकी का बिल लिख दिया, या पैसा ब्याज कैश में ले लिया बाकी बिल लिख दिया। अब होगा क्या, सबसे पहली होगी एंट्री, मैं कहता हूं ब्याज की। ब्याज की एंट्री क्या होगी, ध्यान सुनो, मैं कहूंगा अगर मैं ड्रॉर हूं तो मेरे लिए ब्याज आना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप नॉर्मली मैं जैसे कंबाइन एंट्री करता हूँ, ठीक है, कंबाइन एंट्री करता हूँ, अगर पूरा बिल लिख रहा हूँ तो मैं लिखूंगा न्यू बिल बीआर अकाउंट डेबिट, न्यू बीआर अकाउंट डेबिट, नया बिल आएगा। 2 बेटा ये ड्रॉई खत्म, ये जो ड्रॉई का अकाउंट डेबिट करके बैठा था कि पैसा लेना है खत्म, 2 ड्रॉई, पुराने बिल के नाम पे कितना ड्रॉई 1 लाख, बोलो हाँ है ना। और मान लो 2 इंटरेस्ट 2 महीने का है, मान लो 12% से ब्याज है 2 महीने का, तो 2,000 का ब्याज आ गया, तो 1,02,000 का नया बिल हो गया खत्म, खटैक, खत्म कहानी, डन। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आप बोलोगे पहले पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, कितना 30,000, फिर नया बिल आएगा, कोई दिक्कत नहीं, न्यू बीआर अकाउंट डेबिट। अब कितना बिल आएगा, सावधान, आप कहोगे पहले ड्रॉई का हिसाब खत्म, ड्रॉई से कितना लेना था 1 लाख, बोलो हाँ है ना, और 1 लाख में से 30 निपट चुका है, तो जो ब्याज की इनकम होगी टू इंटरेस्ट इनकम वो लगेगी 70,000 पे 12% 2 महीने की, 12% 2 महीने की, दैट मीन्स 1,400 रुपए। तो बिल जो आएगा वो आएगा 71,400। ये बात आपको समझ आई या नहीं, मेरे पे जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, इस वाले को ऊपर लिख दूंगा, ये वाला मैंने यहां लिखा, पूरा बिल तो पूरा बिल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई और ब्याज अलग से इनकम में क्रेडिट हो गया। अगर पैसा आ गया तो कैश अकाउंट डेबिट, जितने का बाकी बचा उसका विद ब्याज आपने बिल ले लिया। अब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आप 2 पार्ट में एंट्री कर दो, पहले आप बोलो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 2,000 पूरे अमाउंट पे पैसा कैश में ब्याज के नाम पे आ गया, डन है जी। और बाकी के लिए आप बिल लिख दो न्यू बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, न्यू बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, 1 लाख का, 1 लाख का सेम हिसाब में बिल, ब्याज के नाम पे एक्स्ट्रा पैसा ऑलरेडी ले चुके हैं, क्लियर है। तो ये रिन्यूअल के केस बन सकते हैं मेरे बच्चे, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। कैंसिलेशन रिन्यूअल, कैंसिलेशन 2 केस, ड्रॉर ड्रॉई, रिन्यूअल में मैंने ड्रॉर का केस करा दिया, ड्रॉई जस्ट इसका उल्टा करते जाओ बेटा, ड्रॉर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू न्यू बिल्स पेबल, क्लियर है। सेम उसी तरीके से उल्टा करते जाओ, ड्रॉई की एंट्री हो जाएगी, क्लियर है। थोड़ा सा जीएनजी सीरीज का मतलब है अपन प्रैक्टिस करा रहे हैं, रिवाइज करा रहे हैं, बढ़िया तरीके से आपको समझ आनी चाहिए। लास्ट पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो मेरे बच्चे। लास्ट इस चैप्टर का ट्रेड बिल का कहानी खत्म, और इस चैप्टर की लास्ट पॉइंट जो है वो है हमारा सर इंसॉल्वेंसी। अब होगा क्या, एक लास्ट पॉइंट समझना, देखो क्वेश्चन एक्चुअल में क्या करेगा, वो कहेगा भाई देख पहले हमने गुड्स बेचा, ठीक है, फिर हमने बिल ड्रॉ किया, सीखा हमने बिल्कुल, फिर हमने बिल एक्सेप्ट किया, ठीक है, फिर हम हो सकता है इस बिल को डिस्काउंट कराएं, हो सकता है इंडोर्स करें, हो सकता है सेंड फॉर कलेक्शन करें, हो सकता है रिटेन करें। अगर रिटेन कराए तो बीच में कुछ नहीं करना, बाकी कराए तो एक एंट्री बीच में हो जाएगी। फिर मैच्योरिटी डेट आने से पहले बिल को कैंसिल करवा देगा वो,
और यहीं पे वो रिन्यू करवाएगा, रिन्यू न्यू बिल। अब न्यू बिल रिन्यू होगा, चाहे वो विद कैश होगा या विदाउट कैश, क्वेश्चन बताएगा। और फिर न्यू बिल का भी हो सकता है आप जो रिन्यू बिल है उसको भी फिर आप छोड़ो ना, आपको इसे भी डिस्काउंट कर लेते हैं, इससे भी इंडोर्स कर सकते हैं, इससे भी सेंड फॉर कलेक्शन कर सकते हैं, या इसे रिटेन्ड कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जिसकी सेम एंट्री होगी, दोबारा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में फाइनली वो कहेगा सर जी जो हमारा ड्रॉई था ना, नया बिल लिखने के बाद भी हरामखोर इंसॉल्वेंट हो। इंसॉल्वेंट मतलब पैसा नहीं दे रहा, लास्ट केस। तो उस केस में क्या होगा, आप बोलोगे अगर ड्रॉर है या ड्रॉई, अगर ड्रॉर है तो पहला काम, जो आपने बिल लिखा है चाहे वो न्यू बिल है, वो न्यू बिल भी कैंसिल होगा। भाई कैंसिल तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि बिल के बदले या तो पूरा पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो कैंसिल होने के लिए क्या होगा मेरे बच्चे, जल्दी बताओ। कैंसिल होने के लिए हम जो करेंगे वो क्या करेंगे, वही सेम काम जो मैंने सीखा, बताओ क्या। पहले लिखेंगे ड्रॉई अकाउंट डेबिट, पैसा लेना है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट। टू, क्या टू, अगर बिल है मेरे पास तो बिल, बैंक के पास है तो बैंक, क्रेडिटर के पास है तो क्रेडिटर, बिल सेंड फॉर कलेक्शन है तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन। वो क्या कहेगा, कहेगा मेरा बिल दे दो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। मतलब ये पुरानी एंट्री है, ओल्ड एंट्री, मतलब जो कैंसिलेशन में करा दोबारा कैंसिल मारेंगे, पहले पुराने वाले बिल को कैंसिल मारा था, अभी नए वाले बिल को कैंसिल मारेंगे। जो नया काम है वो ये है इंसॉल्वेंसी। अब होगा मान लो 1,02,000 का बिल लिखा है, जो भी बिल लिखा है, तो जितना पैसा आ गया बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट, कोई दिक्कत नहीं, आप कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हो। जो नहीं आया वो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, ओजीओ, नुकसान हो गया। टू ड्रॉई, खत्म भाई, तेरे से अब नहीं रिश्ता नाता रखना, खत्म। तो मान लो 1,02,000 है और क्वेश्चन कहता है 50 पैसा इन अ रुपी, ऐसे लिखेगा 50 पैसा इन अ रुपी कुड बी रिकवर्ड, कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट, मतलब उसकी जायदाद से, इन हिज स्टेट, उसकी जायदाद से हमें सिर्फ और सिर्फ 50 पैसा मिल सकता है 1 रुपए के बदले। इसका मतलब है 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। कितने पैसे मेरे बच्चे, 100। अब 100 के बदले 50, मतलब आप इसे बोलो 50%, और इस 100 के बदले 50, मतलब 1 रुपए के बदले 50 पैसे। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं ना, 100 पैसे के बदले 50, तो भाई 50 डिवाइडेड बाय 100, इसका मतलब 50% मिलने वाला है। तो आप ये पैसा पढ़ोगे ही नहीं, आप पढ़ोगे 40 पैसा 40%, 60 पैसा 60%, 70 पैसा 70%। आ रही है बात समझ में। इसका मतलब है मेरे बच्चे, दैट मींस मान लो अगर मेरे क्वेश्चन 50% है तो आप बोलोगे 51,000 मिल गया और 51,000 डूब गया, बैड डेब्ट। वो क्या करेगा, वो कहेगा ड्रॉर जी आ जाओ, आखिरी बार गले लगते हैं और थोड़ा रोते हैं, 1,02,000, कुछ पैसा ले लो टू कैश या बैंक वट एवर, कितना, 51,000, और जो नहीं दे पाएगा उसके लिए खुलेगा डेफिशिएंसी अकाउंट। क्या खुलेगा, डेफिशिएंसी अकाउंट। कमी हो गई सर जी, कमी, मालिक मालिक कमी हो गई, डेफिशिएंसी। तो दिस इज इंसॉल्वेंसी एंट्री, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। जितना आ गया बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट, जो नहीं आया बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, बाकी ड्रॉई खत्म, उधर उल्टा खत्म हो गया मेरा सर जी। देखा जाए तो पूरा का पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट आज मैंने कॉन्सेप्ट पूरा कर दिया, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो मैंने आपको उठा रखा है क्वेश्चन, ठीक है, बट मेरे हिसाब से आज नहीं करना चाहिए हमें क्वेश्चन। वैसे मैं कर सकता हूं बट कोई दिक्कत नहीं, अगली क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे, ये वाले भी क्वेश्चन करेंगे और अकोमोडेशन वाले भी क्वेश्चन, ठीक है। तो अगली क्लास में शुरू करेंगे हम अपना अकोमोडेशन वाला पार्ट भी, और ये इसके 2 क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो आज की तो मैं वीडियो यही वाइंड अप कर रहा हूं अपनी, ठीक है। अगली क्लास में प्लीज इसको रिवाइज करके आना मेरे बच्चों, प्लीज जितना मैंने पढ़ाया अच्छे से एंट्री अपने दिमाग में फिट करके आना, ताकि अगली क्लास में जब हम इस पे क्वेश्चन करें तो बढ़िया से ये बात समझ आए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। फैला दो ये सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स में नजर आना चाहिए कि हाँ जी सर कोई तो मेहनत हो रही है, ठीक है। टेक केयर बच्चों, हैव अ गुड डे।